हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमें अभी तक मैंने पिछली वीडियो में आपको सदिश क्या होता है, सदिशों के प्रकार, क्लियर, इन सभी के बारे में अपन ने चर्चा की। आज एक ऐसे ही नई टॉपिक सदिशों का योगफल यानी एडिशन ऑफ वेक्टर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सदिशों का योग या एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि समान प्रकार की भौतिक राशियों के सदिशों को जोड़ा जा सकता है, क्लियर। और सदिशों को जोड़ने पर हमेशा एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो मैंने बोला बेटा यहाँ पर कि समान प्रकार की भौतिक राशियों के सदिशों को, जैसे वेक्टर ए दे रखा है और एक आपको दे रखा है वेक्टर बी, ये दो सदिश दिए हुए हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, इन दोनों का मैंने योगफल किया, यानी वेक्टर ए को मैंने वेक्टर बी के साथ मैंने जोड़ा। तो जोड़ने पर सपोज मुझे वेक्टर आर प्राप्त हो रहा है, क्लियर। तो मैंने क्या देखा कि दो सदिशों का मैंने योगफल किया और सदिशों का योगफल करने पर मुझे क्या प्राप्त हो रही है, सदिश राशि, क्लियर। तो ध्यान रखना, सदिशों का योगफल करने पर हमेशा सदिश राशि ही प्राप्त होती है। फिर मैंने एक और शब्द बोला था, समान प्रकार की भौतिक राशियों। तो यहाँ पे मतलब क्या, समान प्रकार की भौतिक राशियों से कि यदि वेक्टर ए आपको यदि आयतन दे रखा है, सपोज यदि वेक्टर ए आपको क्या दे रखा है, आयतन, तो वेक्टर बी भी क्या होना चाहिए बेटा, आयतन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेक्टर ए तो आपके पास आयतन दे रखा है और वेक्टर बी आपको दे दिया क्षेत्रफल, तो आयतन को क्षेत्रफल के साथ में आप जोड़ रहे हो, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्लियर। समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है। यदि आयतन है तो उसके आयतन के साथ ही जोड़ेंगे, और यदि आपको क्षेत्रफल दिया गया है तो उसे क्षेत्रफल के साथ ही जोड़ेंगे, क्लियर। तो ध्यान रखना, जब भी सदिशों का योगफल किया जाता है तो समान प्रकार की भौतिक राशियों का ही योगफल किया जाता है, क्लियर है बेटा। और ध्यान रखना, सदिशों का योगफल करने पर सदैव सदिश राशि ही प्राप्त होती है, क्लियर। अब एग्जाम्पल लेते समझने के लिए कि सदिशों का योगफल किस प्रकार से किया जाता है, क्लियर। तो देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक तो मैंने लिया है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इक्वल टू मैंने ले लिया, वेक्टर ए इक्वल टू मैंने ले लिया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, क्लियर। तो वेक्टर ए इक्वल टू हमें दिया गया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया गया है i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप, क्लियर। तो आपको सदिश ए यानी वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और सदिश बी यानी वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और आपको क्या करना है कि इन दोनों का क्या करना है, योगफल करना है। तो देखिए कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ में जोड़ना है। तो देखो किस प्रकार से जोड़ेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए इक्वल टू जो भी दिया है उसको नोट करेंगे, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फिर प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, क्लियर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैंने कर दिया। अब आगे देखो, समान प्रकार की भौतिक राशियों के साथ ही इसे जोड़ा जाता है। तो इधर देखो, सबसे पहले कि यदि हम जब भी सदिशों का योगफल करते हैं तो ध्यान रखना, आई कैप को आई कैप के साथ ही जोड़ेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ ही जोड़ेंगे, और के कैप को के कैप के साथ ही जोड़ेंगे, क्लियर। तो देखो, इधर 2i कैप दे रखा है आपको, इधर क्या दे रखा है, 1i कैप, तो 2 प्लस 1 आपके पास कितना हो गया, 3, तो ये आ गया 3i कैप, क्लियर। इधर 1j कैप दे रखा है और इधर क्या दे रखा है आपको, 3j कैप, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 4j कैप। इधर -1 के कैप दे रखा है आपको, इधर +2 के कैप दे रखा है, तो -1 + 2 कितना आ गया आपके पास, +1, और +1 को लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, तो आपके पास क्या गया, +1 के कैप। तो आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आपको क्या मिला है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। तो बेटा आपने क्या देखा कि यदि दो सदिश हैं और उनको जोड़ने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, सदिश राशि ही प्राप्त होती है, क्लियर। तो ये तो आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यदि आपसे पूछ ले कि
मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए या फिर मापांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसके लिए आपको पिछली वीडियो में तरीका बताया था कि सबसे पहले जब भी आपको मापांक या परिमाण निकालना हो तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट ले लिया और जो भी आई कैप, जे कैप और के कैप का जो भी गुणांक होता है उनका स्क्वायर करके उनको जोड़ते हैं। क्लियर, ध्यान रखना, मैंने बोला था चाहे वो नेगेटिव साइन के साथ हो चाहे पॉजिटिव साइन के साथ हो, लेकिन हमेशा आपको क्या करना है कि अंडर रूट लेने के बाद आई कैप, जे कैप और के कैप का जो भी गुणांक है उनका स्क्वायर करके उनको जोड़ना है। तो इधर देखिए आई कैप का गुणांक इधर कितना दे रखा है 3, तो इधर 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक इधर क्या दे रखा है 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस के कैप का गुणांक क्या दे रखा है 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 9 प्लस 16 कितने हो गए 25 और प्लस 1 26। तो आपके पास मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आपके पास कितना है अंडर रूट 26। तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास परिमाण। क्लियर, तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखिए एक बार और। अब इस बार मैंने वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिया है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर, वेक्टर बी इक्वल टू मैंने लिया है -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। और वेक्टर सी इक्वल टू मैंने लिया है, वेक्टर सी इक्वल टू मैंने क्या लिया बेटा +2 आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप और ये -4 के कैप। क्लियर बेटा, तो मैंने इस बार कितने सदिश लिए बेटा 3, वेक्टर ए लिया है, वेक्टर बी लिया है एंड वेक्टर सी लिया है। तो मैंने बेटा इस बार 3 सदिश लिए और तीनों सदिशों का क्या करना है आपको योगफल करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे कि योगफल करना है। तो मैंने लिख लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, क्लियर, वेक्टर ए का आपको दिया है 5 आई कैप माइनस जे के कैप प्लस के कैप, फिर प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया है -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, अगेन प्लस, और सी कैप आपको दिया है वेक्टर सी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप। क्लियर बेटा, तो मुझे क्या करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करना है। तो मैंने क्या किया कि तीनों सदिशों के जो भी मान दे रखे हैं उनको एक साथ में रख दिया। तो आगे देखिए ये तो क्या है आपके पास +5 आई कैप और ये क्या दे रखा -2 आई कैप और ये क्या दे रखा आपको 2 आई कैप। तो इधर देखिए 5 -2 और +2, तो देखो क्या जाएगा 5, फिर कितने देखा है -2 और ये आपको दे रखा +2 और साथ में क्या जाएगा आई कैप। क्लियर बेटा, मैंने इस प्रकार से इनको लिख लिया। अगेन फिर प्लस, अब जे कैप की बात करते हैं। इधर इसका जे कैप का गुणांक कितना दे रखा -1, इधर जे कैप का गुणांक क्या दे रखा आपको +3 और इधर जे कैप का आपको गुणांक कितना दे रखा है +1 और क्या आ जाएगा जे कैप, फिर प्लस अगेन इधर के कैप का आपको गुणांक दे रखा है 1, इधर आपको के कैप का गुणांक दे रखा है +2 और लास्ट में आपको के कैप का गुणांक दिया है -4 और क्या आ जाएगा के कैप। क्लियर, अगेन देखिए -2 +2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास कितना बचा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और इसका गुणांक क्या है आई कैप। अगेन -1
और +1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचा 3, तो यहाँ पे आएगा +3 j कैप। क्लियर। इधर क्या आपके पास देखो 1 + 2 = कितने हो गए 3 और -4 यानी -1 बचा आपके पास में, और क्या आ जाएगा k कैप। तो आपके पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c = आपके पास क्या है बेटा 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। क्लियर बेटा। यदि आपसे परिमाण पूछे तो आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c = क्या करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लगाते हैं और जो भी i कैप j कैप और k कैप का जो भी गुणांक है उनको स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो इधर देखिए i कैप का गुणांक इधर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस इधर j कैप का गुणांक कितना दे रखा है 3, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस इधर k कैप का गुणांक कितना है -1, तो -1 का क्या करेंगे स्क्वायर। क्लियर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 आ गया आपके पास में, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया आपके पास में, प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ गया आपके पास में। तो अंडर रूट आपके पास में कितना आ गया 35 यानी 35। क्लियर। तो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का आपके पास परिमाण कितना आ गया अंडर रूट 35। क्लियर बेटा। तो आपने क्या देखा कि यदि आपको 3 सदिश दिए हैं तो उनको इस प्रकार से एडिशन करते हैं। तो बेटा अभी तक आपने क्या देखा कि जब भी 2 या 2 से अधिक सदिशों को जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है। क्लियर। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जो सदिश का योगफल है वो कुछ नियमों की अनुपालना करता है। क्लियर। सदिशों का जो योगफल होता है वो कुछ नियमों की अनुपालना करता है यानी पालन करता है, और वो कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला नियम क्या है, जो सदिशों का योगफल है वो क्रम विनिमय तो बेटा सदिशों का योगफल क्रम विनिमय के नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब बात आती है कि क्रम विनिमय का नियम क्या होता है कि यदि आपको बेटा वेक्टर a प्लस वेक्टर b इस प्रकार से दिया गया है तो आप ज़रूरत पड़ने पर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेक्टर a वेक्टर b प्लस वेक्टर a, ये होता है क्रम विनिमय। यानी यदि क्रम को बदल दें तो सदिशों के योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। तो जो सदिशों का योगफल होता है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। अर्थात ये नियम क्या कहता है कि यदि 2 सदिश दे रखे हैं आपको या 3 सदिश दे रखे हैं, क्लियर, तो यदि 2 सदिश दिए हुए हैं, यदि उनका योगफल हम इस प्रकार से करते हैं और यदि उनका क्रम बदल दें तब भी हमको योगफल वही प्राप्त होगा जो पहले प्राप्त हो रहा था। अर्थात सदिशों का क्रम बदलने से उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि 3 सदिश दिए हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, इस प्रकार से 3 सदिश दिए गए हैं तो बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है वेक्टर b प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर c। तो चाहे इससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा और इससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो सदिशों का क्रम बदल देने से उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात सदिशों का योगफल क्रम विनिमय के नियम का क्या करता है, पालन करता है। जैसे सपोज आपको दे रखा है वेक्टर a = एग्जाम्पल देखिए कि यदि आपको वेक्टर a = दिया है 2i कैप प्लस j कैप और वेक्टर b = आपको दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर। तो एक बार तो मैं क्या निकाल रहा हूँ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो मैंने वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकाला तो देखो क्या मिलेगा 2 + 1 अर्थात आपके पास हो गया 3i कैप प्लस 1 + 2 ये भी कितना हो गया 3j कैप। क्लियर। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b आपको क्या मिल रहा है 3i कैप प्लस 3j कैप। अब यदि मैं निकालता हूँ वेक्टर b, यदि मैं निकालता हूँ वेक्टर b प्लस वेक्टर a, तो देखिए इधर तो वेक्टर b प्लस वेक्टर a करते हैं तो तब भी आपको देखो 1 + 2 कितना आ गया 3i कैप, फिर प्लस 2 + 1
अगेन आपके पास कितना आ गया 3j कैप। तो आपने क्या देखा, तो समीकरण यदि इसको 1 देते हैं, यदि इसको समीकरण 2 देते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आ रहा है आपके पास में वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अर्थात सदिशों के योगफल में यदि हम क्रम बदल दें तो सदिशों के योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात सदिशों का योगफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। क्लियर। नंबर दूसरा नियम क्या है? नंबर दूसरा नियम देखिए, तो सेकंड नियम क्या कहता है? साहचर्य का नियम। तो दूसरा नियम क्या है? साहचर्य का नियम, यानी सदिशों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य के नियम का मतलब है यदि आपको इस प्रकार से दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ये दोनों एक ब्रैकेट में दिए हैं, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए हो गया प्लस वेक्टर बी, क्लियर, प्लस वेक्टर सी। क्लियर। तो मैंने बी प्लस सी कर लिया, ए प्लस सी कर लिया, ठीक है, तो सी प्लस ए, यानी इन दोनों को वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी, और इनको दोनों को ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो साहचर्य का नियम क्या कहता है कि यदि आपको इस प्रकार से दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों ब्रैकेट में, साथ में वेक्टर सी दिया है, तो ज़रूरत पड़ने पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस फिर ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, या फिर ज़रूरत पड़ने पर इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी ब्रैकेट में प्लस वेक्टर बी। क्लियर। यानी जो सदिशों का योगफल है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। क्लियर। और नेक्स्ट इसका जो तीसरा नियम है, वो तीसरा नियम क्या है? बंटन नियम। थर्ड नियम क्या है बेटा इसका? बंटन नियम, बंटन का नियम। तो बंटन का नियम क्या कहता है कि जो सदिशों का योगफल है वो बंटन नियम का पालन करता है। यदि आपको इस प्रकार से दिया गया है कोई समीकरण n इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं n इंटू वेक्टर ए प्लस n इंटू वेक्टर बी। अर्थात जो रिजल्ट इससे प्राप्त होगा वही रिजल्ट इससे भी प्राप्त होगा। क्लियर। तो ये कहलाता है बंटन नियम। तो सदिशों का योगफल बंटन के नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल देखिए इस पर, जिस प्रकार से आपको दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया है आई कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर। तो वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया है आई कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप, और आपको सपोज n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, और n की वैल्यू आपको 2 दी गई है। क्लियर। तो देखते हैं सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग, तो n की जगह मैंने क्या पुट किया 2, तो n के स्थान पर 2 पुट कर दिया, और वेक्टर ए का वैल्यू क्या दिया आपको आई कैप प्लस 3j कैप, फिर प्लस वेक्टर बी का वैल्यू आपको दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर। इक्वल टू में n के स्थान पर मैंने 2 पुट कर दिया, और वेक्टर ए का वैल्यू आपको क्या दिया है आई कैप प्लस 3j कैप, अगेन प्लस। क्लियर। n का वैल्यू कितना दिया आपको 2, और वेक्टर बी का वैल्यू आपको क्या दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर बेटा। तो मैंने समीकरण के अकॉर्डिंग मैंने जमा दिया है। तो आगे देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर देखिए 2, अच्छा आई कैप प्लस 2i कैप, टोटल आपके पास कितना आ गया 3i कैप, अगेन प्लस 3j कैप प्लस 2j कैप, आपके पास क्या आ गया 5j कैप, इक्वल टू में 2 को मल्टीप्लाई किया किससे 1i कैप से, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया आपके पास 2i कैप, फिर 2 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास 6j कैप,
फिर प्लस 2 × 2 4 आई कैप, फिर प्लस 2 × 2 4 जे कैप। क्लियर? आगे देखिए, अच्छा 2 × 3 तो आपके पास कितना आ गया 6 आई कैप प्लस 5 × 2 यानी 10 जे कैप इक्वल टू, अब इधर देखिए 2 आई कैप प्लस 4 आई कैप, आपके पास कितना आ गया 6 आई कैप, फिर प्लस 6 जे कैप प्लस 4 जे कैप, आपके पास कितना आ गया 10 जे कैप। तो आपने क्या देखा बेटा, एल एच एस इक्वल टू क्या आ रहा है आर एच एस। क्लियर? तो बात यह है कि जो सदिशों का योगफल है वो सदैव बंटन के नियम का पालन करता है। क्लियर बेटा? आगे बात समझ में। नेक्स्ट, तो बेटा मैंने अभी सदिशों के योगफल के आपको 3 नियम बताए, और 3 नियम कौन कौन से बताए। पहला नियम जो बताया था मैंने आपको कि सदिशों का योगफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। सेकंड मैंने आपको बताया कि सदिशों का योगफल साचार्य नियम का पालन करता है। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि सदिशों का योगफल बंटन के नियम का पालन करता है। आगे बात करते हैं कि सदिशों का योगफल करने के लिए कौन कौन से नियमों का उपयोग करते हैं। तो सदिशों का योगफल करने के लिए आपको यदि सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में टोटल आपको 3 नियम दिए गए हैं। क्लियर? जब भी 2 या 2 से अधिक सदिश आपको दे रखे हैं और आपको सदिशों का यदि योगफल करना है तो सदिशों का योगफल करने के लिए आपको कितने नियम दिए हैं, टोटल आपको 3 नियम दिए गए हैं। तो 3 नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो बच्चों आगे बात करते हैं, यदि आपको 2 या 2 से सदिश दिए हुए हैं और आपसे कहे कि इनका योगफल कीजिए, तो बेटा सदिशों का योगफल करने के लिए यदि सिलेबस की बात करें तो टोटल आपको कितने नियम दिए गए हैं, 3 नियम। जिसमें प्रथम नियम क्या है कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है। क्लियर? तो देखिए कि आपको 2 वेक्टर इस प्रकार से दिए हैं, ये कोई वेक्टर ए दे रखा है और ये आपको वेक्टर बी दे रखा है। क्लियर? तो आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। क्लियर? तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, यानी त्रिभुज को मैंने बनाया। ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। क्लियर? या फिर आप इसको कुछ नहीं माने तो ऐसे भी ये ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में टोटल कितनी भुजा दिख रही है आपको, 3 भुजा। क्लियर? तो 3 भुजाओं, तो मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट भुजा है ये भुजा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 3 भुजाओं से मिलकर क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो यदि मैंने फर्स्ट भुजा के द्वारा इस सदिश को मैंने व्यक्त कर दिया, तो मैंने फर्स्ट भुजा के द्वारा इस सदिश को व्यक्त कर दिया इस प्रकार से, ये मैंने इस फर्स्ट भुजा को क्या मान लिया, वेक्टर ए। क्लियर? फिर सेकंड भुजा, ये सेकंड वाली भुजा है, इसको मैंने क्या मान लिया, वेक्टर बी। क्लियर? तो जो थर्ड भुजा होती है, जो थर्ड भुजा है जो कि इनके विपरीत क्रम में होती है। विपरीत क्रम का मतलब है यदि ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई है तो विपरीत क्रम का मतलब है इस प्रकार से। तो जो थर्ड भुजा जो कि इनकी विपरीत क्रम में होती है, जो कि क्या करती है, परिणामी सदिश को व्यक्त करती है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को व्यक्त करती है। यानी क्या करते हैं अपन त्रिभुज के नियम में कि यदि 2 सदिश दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ध्यान रखना वेक्टर ए, ये तो मैंने क्या बोला, ये तो हेड होता है बेटा, और ये क्या होता है, टेल, यानी पूछ। ये पूछ होता है, ये सिर होती है किसी भी सदिश की, इसे कहते हैं हेड, उसे कहते हैं टेल, TAIL, और ये होता है हेड। क्लियर? किसी भी वेक्टर में या सदिश में 2 चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो यदि अपन को त्रिभुज का नियम लगाना, तो ध्यान रखना हमेशा जो सदिश ए दे रखा है यानी वेक्टर ए, उसके हेड से वेक्टर बी के टेल को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। ध्यान रखना विशेष त्रिभुज के नियम में, ध्यान रखना कि सदिश ए के हेड से सदिश बी के टेल को क्या करते हैं, अपन संयोजित करते हैं। क्लियर? तो यदि किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत का मतलब यदि इसको मैंने O माना है, इसको मैंने P माना है, इसको मैंने Q मान लिया बिंदु, तो 2 भुजा यानी OP के द्वारा तो मैंने वेक्टर A को रिप्रेजेंट किया है और PQ के द्वारा मैंने वेक्टर B को रिप्रेजेंट किया है। और क्रमागत का मतलब होता है लगातार एक ही दिशा में। तो यदि किसी भी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के द्वारा 2 सदिशों को व्यक्त किया जाए, यानी OP के द्वारा तो मैंने किसको व्यक्त किया, वेक्टर A को, और PQ के द्वारा मैंने किसको व्यक्त किया है, वेक्टर B को,
तो यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओ क्यू के बारे में बात कर रहा हूं। तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा जो कि इनके विपरीत क्रम में होती है हमेशा परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर यानी परिणामी सदिश। आर को क्या बोलते हैं, परिणामी सदिश। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा जो कि इनके विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम का मतलब बेटा देखो आप, मैंने बोला कि जो वेक्टर ए उसके हेड से वेक्टर बी का टेल जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए इधर कि वेक्टर बी के हेड से वेक्टर आर का क्या हेड जुड़ा हुआ है, तो ये विपरीत क्रम हो गया। क्लियर? तो ये किसको बताएगा, हमेशा परिणामी सदिश को ही बताएगा, यानी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो एक बार पुनः सुन लीजिए स्टेटमेंट क्या है इसका त्रिभुज के नियम का, कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा जो कि इनके विपरीत क्रम में होती है हमेशा परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। अर्थात वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर बेटा? एक और बात यहाँ पर कि यदि आपको जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज में आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया, ये त्रिभुज मैंने बना दिया और आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर आर हो गया। अब आपको इस प्रकार से दे दिया, अब बताओ सर आप क्या करें, ये तो विपरीत क्रम में थी तीसरी भुजा लेकिन इसमें तो उसी क्रम में है, तो बताओ क्या करें। तो बेटा देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस समझ रहे हो कि यदि मैं इस भुजा को इधर ले आऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनाएंगे अपन इसको। क्लियर? तो दोनों जो भुजा हैं ये परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। क्लियर? यानी इसमें क्या बोलते हैं अपन, विपरीत सदिश। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि यदि दो सदिश परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हो तो वो क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। क्लियर? तो बेटा ये क्या हो गया, इसके विपरीत हो गया तो उसको क्या रखेंगे, माइनस आर। क्या रखेंगे, माइनस आर। तो माइनस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यदि, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि इस प्रकार से भी तीसरी भुजा उसी क्रम में आ जाए और तब आपसे परिणामी सदिश पूछे तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या कर दोगे, इस पर माइनस का चिन्ह और लगा दोगे क्योंकि ये क्या बन गया, विपरीत सदिश बन गया। तो आप इसी नियम को क्या लिखोगे, वेक्टर माइनस आर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर बेटा? तो ये अभी क्या था, त्रिभुज का नियम था। तो त्रिभुज के नियम का एक बार पुनः स्टेटमेंट सुन लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा जो कि इनके विपरीत क्रम में होती है सदैव परिणामी सदिश को व्यक्त करती है, और ये त्रिभुज का नियम है। कल बेटा मैं दो जो अन्य नियम है, एक तो समांतर चतुर्भुज का नियम है, एक बहुभुज का नियम है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।